मेरे को किसी अदृश्य शक्ति ने कहा कि उठो और ये कुछ पंक्तियां लिख दो। मित तितली जन छो भैजी, म्यारो दुख ना देखो कोई। हम मनुष्य पहले हैं, राइटर, और ये चीजें तो बाद में विभक्त करता है ईश्वर, कि वो मेरे लिए गर्व का क्षण था कि मैंने अपनी गढ़वाली वेशभूषा में प्रश्नों का भी उत्तर दिया, सांसों का आना जाना, वो मेरे एक एक अक्षर मायने रखता है। निकाटो निकाटो चुछो हमारा पहाड़ा, निकाटो निकाटो चुछो हमारा जंगला। मैंने जल्दी से मैं कहानी की तरफ नहीं जाती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, पहाड़ की वो बेटी जिनकी रचनाओं में प्रेम की कोमलता, विरह की टीस, पहाड़ की पीड़ा और प्रकृति की सांसें एक साथ सुनाई देती हैं, जिनकी रचनाएं पहाड़ों की तरह ही दृढ़ और खूबसूरत हैं। वो सिर्फ शब्द ही नहीं बुनती, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों को भी उसमें पिरोती हैं। हमारे साथ हैं साहित्य शिरोमणि मानद उपाधि प्राप्त और उत्तराखंड गौरव सम्मान समेत तमाम उपाधियों से सम्मानित लेखिका और कवित्री कमलेश्वरी मिश्रा जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत कि मैं आज आपके सम्मुख अपने अमर उजाला कार्यालय में पहुंची हूं, और ये मेरा गर्व का क्षण है, और मैं धन्यवाद भी करना चाहती हूं आप सबका। साहित्य के क्षेत्र में तो आज आप जाना पहचाना नाम है, और आपके काव्य संग्रह जी प्रकाशित हुए हैं, काफी कविताएं आप लिखती आई हैं। तो इसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी 2 लाइन पंक्तियां हमारे जो दर्शक हैं उनको सुना दीजिए। अवश्य। पहाड़ की जिंदगी को जिया, और पहाड़ की जिंदगी में पहाड़ पर किस तरह उतरा और चढ़ा जाता है। वो बाट कैसा होगा जिसमें पत्थर होंगे और ऊंचाई होगी और मिट्टी होगी, कंकड़ होंगे, पेड़ होंगे। इन सब से संवाद जोड़ता हुआ मेरा जो बचपन बीता, मैं उस पहाड़ की, उस बाट की बात करना चाहती हूँ, जहाँ मैंने कौतुकवश एक दिन अपने दादाजी से पूछा था कि दादाजी, ये पहाड़ पर बाट कैसे बनता है। तो दादाजी ने मुझे अपने घुटने पर बिठा करके कहा कि बेटा, ये बाट जो बना है ये दादी के पास जाके पूछो। दादी के पास गई तो दादी ने कहा कि जो मेरे पैरों में एड़ियाँ फटी हुई हैं और जो दादा के पैरों में एड़ियाँ फटी हुई हैं, ये बेटा इसी बाट पर चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते ये निशान बन के ये बाट बन गया। और पहाड़ मुस्कुराता रहा अपनी गरिमा से, और उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हम सब के लिए। बहुत खूब। तो लेखन आपने कब से शुरू किया, कैसे, कौन सा वो पल था जब आपको लेखन की तरफ जिसने आपको बढ़ाया? जी बहुत सुंदर। मुझे लेखन पर मेरे एक बार दूरदर्शन में भी ये विषय मुझसे पूछा गया, और मैं इस विषय को शायद ईश्वर जैसा समझती हूँ कि मैंने लिखना कैसे शुरू किया। मुझे खुद में भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं शादीशुदा थी और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक 2 साल का था और एक 1 साल का। तो रात को मैं अक्सर अपने मकान में, कोटद्वार मेरा घर, मैं वहीं पली बड़ी, सब कुछ मेरा वहीं हुआ। तो रात के सहसा मैं उन्हीं दिनों मैंने बीएड का अपना पूरा कोर्स किया था, डिग्री हासिल कर ली थी। तो मैं रात को अपने कमरे में बच्चों के संग सोई थी अकेले। मेरा मायका कुछ दूरी पर था। तो रात के 12:55 पे, शुक्रवार था उस दिन, मेरे को किसी अदृश्य शक्ति ने कहा कि उठो और ये कुछ पंक्तियां लिख दो। मेरी समझ में तो नहीं आई, पर मैंने लाइट जला करके देखा कि ये तो 12:55 हो रहे हैं और मुझे क्या चीज़ लिखनी है। तो मेरी जैसे होता है ना, छोटी छोटी खिड़कियों के किनारे कुछ जगह में अखबार रख देती थी मैं पढ़ने के लिए। तो उसमें किनारे का कुछ स्पेस बचा होता है अखबार का। मैंने उस अखबार के स्पेस पे, वहीं मेरी बीएड के टाइम की कभी चित्रकारी बना लेती थी, तो वहीं रखी रहती थी सारी चीज़ें। मैंने वो पेंसिल उठाई, और वो जो पंक्तियाँ मुझे रात को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आदेश दिया गया, मैंने वो आदेश स्वीकारा। क्या पंक्तियां थी? वो, हाँ जी, मैं उसको बिल्कुल सुनाऊंगी आपको। वो पंक्तियां थी कि गहन कालिमा बीती आया प्रातःकाल, गहन कालिमा बीती आया प्रातःकाल,
प्रातः काल को काल न समझो, ये तो प्रतिदिन नया संदेशा है। लाखों का आवागमन हुआ और लाखों का हुआ मरण, दिग्भ्रमित सपनों से राह दिखाता प्रातः काल। और मैंने ये पंक्तियां लिख करके उस अखबार के जो खाली स्पेस होता उसमें रख दिया था। सुबह जब मैं उठी, दोनों बच्चे साथ साथ में थे, तो अक्सर मेरी माँ गांव से आती थी। हमारा गांव बालासोर कोटद्वार, तो माँ मेरे बच्चों की वजह से आती थी क्योंकि हस्बैंड मेरे सर्विस में थे। माँ जब आई तो माँ बैठी, माँ के पैर वैर छू करके मैंने माँ से कहा, माँ इतना लंबा समय गुजरा, मैं उस समय 20 साल मेरे पूरे हो चुके थे उम्र के। माँ मैंने कहा आज इतनी अच्छी एक कोई संदेशात्मक आवाज़ आई और मैंने उस चीज़ को स्वीकारा, मैंने लिखा है। तो मेरी माँ ने कहा मुझे कि बेटा जल्दी से मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा। और मैंने माँ को वो अखबार लेकर के आई। मैंने कहा माँ सुनो, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने कहा माँ मुझे ये अक्सर मुझे आदेश दिया, मैंने लिखा है। तो माँ ने कुछ देर चुप रही माँ, फिर माँ ने मुझे कहा बेटा इधर आना। मैं माँ के पास नज़दीक जाके बैठ गई। माँ ने मुझे अपनी दोनों हथेलियों से जो स्पर्श किया और जो आशीर्वाद दिया, माँ ने कहा बेटा अब तुम्हें जो तुमने लिखा आज, तुम्हारी ये ज़िंदगी या मनुष्य की ज़िंदगी बहुत लंबी है। तुमने जो लिखा ना, अब तुम्हें ज़िंदगी में कभी दुख आएंगे, ये लंबा जीवन सफ़र है, तुम्हें कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। और तुम निरंतर लिखती रहना, ये तुम्हें लाठी भगवान ने पकड़ा दी है। और मैं, क्योंकि मेरे साथ तो एक आश्चर्यचकित बात थी, मैं अंदर जाके माँ को चाय वाय बना के दी। मैं सोचती रही कि मुझे अब दुख आएगा, ये लाठी मैंने, बेटा तुम्हें ये भगवान ने लाठी दे दी। वो लाठी, वो माँ का आशीर्वाद, वो रात्रि का गहन चिंतन के जो आदेश था, ये मेरे जीवन के लिए शायद वही मेरे लिए प्रभु का एक निकट का संबंध था। तो बचपन से भी आप पढ़ती थी राइटर्स को? नहीं, मैंने जीवन में, क्योंकि हम खेती वाले परिवार से रहे, तो हमारा विद्यालय जाना और विद्यालय से घर आना, उसके बाद हमारी जिम्मेवारियां, अपने घर की जो जिम्मेवारियां, खेत खलिहान, उसमें हम लग जाते थे। तो हमने जो स्कूल में पढ़ा वो हमारा शिरोधार्य था, हमारे गुरु हमारे शिरोधार्य थी। पर मुझे कभी, मैंने हमारे पूरे परिवार में शायद कोई लिखता नहीं है। और मैंने बस वो रात का 12:55 शुक्रवार की रात मैंने जब लिखना शुरू किया, तो फिर मैं लिखती चली गई और लिखती चली गई, तो मेरा एक पल भी मुझसे अलग नहीं हुआ अक्षरों का। और मैं बच्चे भी देखती रही, अपने को भी देखती रही और अपना घर बार भी चलता रहा। पर लेखनी मेरे लिए ऐसे हो गई जैसे प्रभु ने मेरे लिए दीपक दे दिया और मैं उस दीपक को लेकर चलती रहूं। और आज अनवरत मुझे 47 साल हो गए लेखनी में। ये आपके सामने मेरा जीवन का जो कुछ वो ईश्वर ने मुझे दिया, वो उसको लेकर के मैं चल रही हूँ, पूजा समझती हूँ। अच्छा, वो तो आपने लिखा, लेकिन जब हम कोई चीज लिखते हैं जी, और वो सबसे पहले पब्लिश होती है, हमारे हाथों में आती है, वो कैसा अनुभव था? और सबसे पहले किताब कौन सी आई थी आपकी? हाँ जी, ये बहुत ही सुंदर, मतलब मेरे लिए गौरव के क्षण हैं। जब काफ़ी अरसा बीत गया, तो 2009 में, मतलब ये समय बीतता रहा, मैं लिखती रही। आकाशवाणी में मैं, केशव अनुरागी जी थे हमारे डायरेक्टर उस वक्त। मैं बच्चों को पोलियो, ये ज़रूर मैं इस प्रसंग को करना चाहूँगी। मैं आकाशवाणी, वो कोटद्वार से नजीबाबाद पोलियो ड्रॉप्स पिलाने आते थे। कोटद्वार में हमारा पोलियो ड्रॉप्स का सेंटर नहीं था, तो छोटे दोनों बच्चे और मेरी वो लिखी हुई जो रचनाएं एक और थी, ये प्रथम रचना मेरे पास थी। और मैं जैसी बच्चों को लेके बस में बैठी, तो केशव अनुरागी जी भी कोटद्वार से आते थे आकाशवाणी। मुझे पता नहीं था ये कौन है। और मैं रास्ते में, जैसे बच्चे कुछ मांगते हैं या जिद करते हैं, मैं यूँ करके झुकने, जैसी झुकी तो मेरे वो पर्स से ना, वो मेरे बाहर रखे हुए थे कागज़, वो नीचे गिर गए। वो तब तक अनुरागी जी बैठे थे बगल में, उन्होंने वो कागज़ उठाए। ये सच्ची, मतलब लगता है कि प्रत्यक्ष में शायद अभी भी उन्हीं के आशीर्वाद से ये बोल रही हूँ। उन्होंने वो कागज़ पढ़े, उन्होंने कहा बेटा आपने ये क्या चीज़ है, आप क्या लिखती हो? तो मुझे मैं संकुचा सी गई थी। मैंने कहा जी ये मैंने अभी अभी लिखे हैं हाल फिलहाल। उन्होंने कहा आप इधर कहाँ जा रही हैं नजीबाबाद? मैंने कहा मैं अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जा रही हूँ। और मैंने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बहाने, उन्होंने कहा आप पोलियो ड्रॉप्स पिलाने नहीं जाओगी, आपको मेरे संग आकाशवाणी जाना पड़ेगा। और मेरे लिए वो क्षण ऐसा था कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चों का कर्तव्य देखना था बहुत ज़रूरी। उन्होंने कहा ये रचनाएं आप आकाशवाणी में ज़रूर बोलेंगी। और बेटा मैं उनके संग होली। मैंने कहा आप कौन हैं? कि मैं आकाश, तो उनका नाम सुना था मैंने, तो मैंने कहा ठीक है।
उन्होंने मेरा तुरंत जाते ही रिकॉर्डिंग कराई। तब उन्होंने मुझे भी वही माँ जैसा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा रास्ता तय करेगा, तुम जीवन को जीना सीख जाओगी कि अक्षर क्या होते हैं और उन अक्षरों की जो गरिमा, जो उनमें से जो आभा निकलेगी, तुम उसको कैसे महसूस करोगी। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद मैं अनवरत वहाँ हर महीने वहाँ जाना शुरू हो गया मेरा, और मैं फिर तो लिखती गई और आज आपके पास हूँ अपने अमर उजाला के स्टूडियो में। सबसे पहले कौन सी किताब आई थी? मेरी आई थी सुरभित समीर, ये मेरी प्रथम 2009 में, इसमें हमारे जी, ये मेरी सुरभित समीर 2009 में ये पब्लिश हुई थी। और आदरणीय जगुड़ी जी और डॉक्टर शैलेश भट्ट जी और डॉक्टर राम प्रसाद डोभाल जी, इनके द्वारा इस काव्य का विमोचन हुआ था हिंदी भवन में, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर मेरी इसी तरह से अनवरत 8 पुस्तकें निकलती रहीं लगातार 15 तक। उसके बाद बच्चे का मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं लिखती रही हूँ पर मैं छपा नहीं पाई, पर मैं अनवरत लिख रही हूँ। आप घर परिवार के बीच में अपने लेखन को कैसे मैनेज करती हैं? आपने बताया कि परिवार के साथ में ही आपने लिखना शुरू किया जी, तो कैसे मैनेज किया? मुझे मैनेज करने में कभी भी मुझे एक अलग से समय या अलग से वक्त का मैंने निर्धारण नहीं किया, क्योंकि जो मन के अंदर के जो भाव हैं वो अपने अंदर के भाव हैं, और जब अंतर्मन कहीं उछल कूदता है और उसके अंदर बहुत सुंदर आभामय छवि दिखती है मुझे ना, तो मैं कहीं पर भी, चाहे कोई भी वक्त हो या कहीं पर भी मैं होती हूँ, मैं उसको तुरंत लिख लेती हूँ। इतनी मेरी मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर अपने आप में एक अच्छाई है कि मैं उन शब्दों को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो कुछ अलग ही बात हो रही है, मतलब जिनको हम दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उससे उठकर है ये बात, और इस बात में कुछ और भी खुशबू है, और इस खुशबू को मुझे फैलाना है। तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे कभी भी समय की कोई कमी महसूस नहीं हुई गृहस्थ जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि नहीं लेखन के क्षेत्र में अब क्या आगे बढ़ना, क्योंकि एज जी उस वक्त परिवार में भी आ चुके। तो कभी ऐसा लगा कि कुछ जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, एक तो वो लोग, या जिन्होंने आपको डिमोरलाइज किया हो? ये तो वही है ना बात कि मौसम है, पतझड़ भी है और हरे पत्ते कोंपल भी आएंगी, तो ऐसे ही समाज का दृष्टिकोण है। पर ईश्वर की दया से यह हो सकता है, मेरा जो दृश्य देखने का जो तरीका है वो शायद कुछ अलग है। मैंने कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो लेखन का क्षेत्र है वो किसी के पास नहीं है ना। हर एक का अपना अपना व्यक्तित्व, अपना अपना अस्तित्व। मेरे पास जो है अपना अस्तित्व है, अपने शब्द हैं, अपने आखर हैं, मैं उनमें ही रलना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कभी कि कोई ऐसा सोचता है कि मैं नहीं लिखूं या मैं क्यों लिख रही हूँ। तो ये वातावरण, अपने अंदर का जो वातावरण है, अंदर का जो परिवेश है, वो बहुत मायने रखता है, ऐसा मेरे को लगता है। और मैंने महसूस करके ये जो लिखा है सब शायद वही है मेरा अपने देखने का तरीका। हिंदी में आपकी किताबें आई हैं, गढ़वाली में भी आप लिखती रही हैं। मैंने गढ़वाली में मेरे छोटे छोटे व्यंग हैं, कविताएं हैं। तो कुछ 2 लाइन हम सुना दीजिए हमें भी। अवश्य। कि नयार नदी है एक बिलखेत गांव के सामने, वो बहती थी बरसात में। हम छोटे छोटे थे, अक्सर पिताजी इस बात को कहते थे कि एक बच्चा था हमारे गांव का, उसके माँ बाप नयार नदी को पार करते समय, जैसे बरसात में उफनती नदी आती है, तो वो सामान इधर से उधर आवश्यकताओं के अनुसार सामान ले जाते थे। तो क्या हुआ कि उस बच्चे के माँ बाप बह गए, और जब माँ बाप बह गए तो वो बच्चा अनाथ सा हो गया। वो इकलौता बेटा था अपने घर का, छोटा सा, करीबन 8, 9, 10 साल का। पिताजी इस बात को चर्चा में रखते थे, हमेशा रोते थे। तो मेरे दिल में वो बात ना कहीं घर बैठ गई। मैं छोटी थी, मैं पिताजी के पास ज़्यादा रहती थी, तो मैं सोचती थी ऐसा। मैंने पिताजी से कहा ऐसा क्यों हुआ? तो क्या होता था कि वो छोटा सा बच्चा, उसके दिल की जो विडंबना थी वो मैंने अपनी इस लघु कहानी में दी। तो मैंने लिखा उसमें कि छोटा सा बच्चा जिसको लेने के लिए, जब देखा है कि ये अनाथ हो चुका है, उसको लेने के लिए बाहर के कोई मेम साहब आ रहे हैं। और तब मेम साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सोनू
बेटा हमारे पास आओ। तो सोनू उनके पास नहीं गया, बल्कि उनको दूर से एक पत्थर पर बैठ करके उनको देखता रहा। अमरूद की टहनी उसके पास थी, वो उसको हाथ से हिलाता रहा और उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी उसको। उसने कहा कि ये क्यों आ रखे? उन्होंने कहा सोनू तुम हमारे साथ चलोगे? उसने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा हम बेटा तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हें अच्छा इंसान बनाएंगे, और तुम हमें भी मदद करना, हमें भी देखना। सोनू की समझ से ये बातें सब बाहर थी, क्योंकि उसके दिल में, उसके जहन में वो नयार नदी और उसके माँ बापों का बह जाना, वो कहीं उसका उफान ज्वार भाटे की तरह उसको बहुत दर्द दे रहा था। तो उसने उन मेम साहब के पास बिल्कुल नहीं गया, वो खुद उसके पास गए। उन्होंने कहा बेटा, प्यार से उसको सीने से लगाया। उसने एकदम से उनको सीने से दूर करके अमरूद की जो टहनी थी उसके पास, वो उस पेड़ पर जल्दी से चढ़ा और वहां उसने अपनी दोनों हथेलियों से उस टहनी को हिलाना शुरू किया और कहा कि मैं तो गढ़वाली में बोलूंगी इस गीत को। मित तितली जन छो भैजी, म्यारो दुख ना देखो कोई, म्यारे ऊंचा नीचा डांडा छी प्यारा, मित तितली दगड़ खिलोलो, मित तितली दगड़ खिलोलो, मिन नियाण तुमर दगड़, मिन नियाण तुमर दगड़, मिन बे बाबा थैन खुजान, मिन नयार नदी मां पुल बनाण, मिन नयार नदी मां पुल बनाण, अपने बे बाबा तै मिन खोजान। इस तरह से उसने जब गीत गाया तो वो साहब और मेम साहब की आंखों में आंसू ही आंसू बह गिना। और तब साहब मेम साहबन वालों खुणी कि बेटा सोनू हम तिथे नी ली जाना छो, हम त्यार ये नयार पुल ता बनोला, और बेटा जा मा की कोई भी अग्नि निबवागल, और तू सब ता दिखिल आन जान, तो उमे ही तो पर बोए बबूक छवि देखी। और ये तरह से सोनू खुश हो गई, और सोनू ने दुई हाथों ता बोटी कन अपर एक मुखड़ी नु ता देख कि ये अवश्य म्यार नयार नदी में पुल बनाला और म्यार बोए बामी तक क्या पता कबर मिल जाला। और वो आज भी अपर बोए बबू ता ढूंढच, पर अब सोनू बुढ़ा हो गया म्यारी तरह। आपने केवल लिखा ही नहीं है बल्कि शब्दों को स्वर भी दिए। अभी इतना अच्छा गीत आपने हमें सुनाया है गढ़वाली में। धन्यवाद। और लेखन भी किया आपने गढ़वाली में कुछ? जी, कविताएं बहुत छपी हैं मेरी, वही दिल्ली से प्रकाशित हुई जी जी, उसी में अखबारों की मेरी कटिंग रखी हैं। पर एक क्या कह सकते हैं, गढ़वाली में जो हमारा अखिल गढ़वाल सभा का जो वार्षिक उत्सव होता है, तो उसमें प्रतियोगिता मेरी एक आकांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है कि मैं किसी भी क्षेत्र में जो मैं कर सकती हूँ मैं उसमें जाऊँ और स्वयं को उसमें रला दूँ। तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था और उन्होंने कहा था कि आप अपनी स्वरचित रचना से प्रतिभाग करेंगी। मैंने तुरंत लिखा था गीत और मैं वहाँ प्रतिभाग किया। मुझे नंबर जो भी मिला मैंने उसमें अपना प्रस्तुति दी, उसका मैं आपको सादर सुनाना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। तो उसमें मेरा है, जैसे भी होगा, जय 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 गढ़वाल भूमि को, जय 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 सभी दीपतों को, जय 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 सभी पुरखों को, म्यारो जय म्यारो जय म्यारो जय, म्यारो जय म्यारो जय म्यारो जय। ऊंचा नीसा डांडियों के बीच म्यारो बिगड़ेलो, हाँ म्यारो बिगड़ेलो प्यारो एक गोचा, हो ऊंचा नीसा डांडियों को बीच म्यारो बिगड़ेलो प्यारो एक गोचा, गाँव के बीच माँ, गाँव के बीच माँ दिपतों की थान च, हाइन बिगड़ेलू
होइने बिगड़े लो प्यारो म्यारो गोचा। जय 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 गढ़वाल भूमि को, जय 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 सभी दीपतों को, जय 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 सभी पुरखों को, म्यारो जय म्यारो जय म्यारो जय। बहुत ही खूबसूरत धन्यवाद। गढ़वाली गीत कहेंगे हम, बहुत आपका धन्यवाद। खुद ही का लिखा हुआ, जी और आपके गढ़वाल मन में बसता है। गीतों में तो झलक ही रहा है, आपने वेशभूषा को भी अपनाया जी और बिल्कुल उसमें कई जगह आपने पार्ट भी लिया, जी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जी जी तो उसमें आपको सम्मान भी मिल चुका है। बिल्कुल, बहुत राष्ट्रीय स्तर पर मिला जी। वो सम्मान। जी, कहाँ पर आपने वो की? ये भी मैंने अखिल गढ़वाल सभा की प्रथम बार हुई थी ये वेशभूषा प्रतियोगिता, वो प्रथम उन्होंने किया था। तो मेरे पास जैसे होता ना हमारे वो कपड़े नहीं थे कि मुझे, मैंने फिर एक डॉक्टर कोई थी, उन्होंने कहा मिसेज मिश्रा आप ज़रूर करेंगी इस प्रोग्राम को। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, कि तब तक किसी ने कहा कि नहीं आप तो राइटर हैं, कैसे करोगी। मैंने कहा हम मनुष्य पहले हैं, राइटर और ये चीज़ें तो बाद में विभक्त करता है ईश्वर, है ना। तो मैंने कहा मेरे पास पुरानी धोती नहीं है, मेरे पास ब्लाउज भी नहीं है पहाड़ का, मेरे पास जेवर कुछ नहीं था, पर मेरे को वो जो लेडी थी डॉक्टर, उन्होंने मेरे को ला करके सारा सामान दिलाया और मैं खुश हो गई कि मेरे लिए इतना ये कर रहे तो मैं क्यों ना करूं अपने उत्तराखंड की वेशभूषा को। तो किसी ने मुझे, वो माँ बचपन में गत्ती वाली धोती पहनती थी ना, जी जी। तो क्योंकि माँ उसमें बहुत सारी चीज़ें भी रखती थी, खाने की भी, फिर काम पे चले जाते थे सारे लोग, तो उसमें एक चीज़ इधर एक चीज़ उधर, वो झोला जैसा काम करता था गत्ती वाली धोती। और मैंने पहनी, मेरी वो धोती, बल्कि जब मैंने पहनी तो उसका ना मेन वो कहीं पर किसी ने दी थी वो धोती, वो फटी हुई थी, पर मैंने उसको ना, वो जो बैच लगा था मेरा, मैंने उसे छुपा दिया उसे। और मुझे इतनी, आज मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैंने अपने समय को खराब नहीं जाने दिया। तो प्रश्न उत्तर हुए हमारे बहुत ज़्यादा मंच में, और अलग अलग ढंग से सब हमारी सारी बहनें तैयार हो रखी थी, कोई जौन सारी की थी, और वही हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जब खेल प्रतियोगिता हुई थी, वो मोमेंटो उन्होंने बड़े बड़े जगह, वो हमारा विदेश में भी वो उसका प्रतीक चिन्ह मिला। तो उसके बाद हमारी किताब में भी वो छपा, हाई स्कूल की किताब, विज्ञान सामाजिक विज्ञान कुछ करके है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, तब बाद में ना प्रश्न उत्तर सब दिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से। तो वो बेटा, वो अलका जी आपसे क्या बोलूँ मैं, कि वो मेरे लिए गर्व का क्षण था कि मैंने अपनी गढ़वाली वेशभूषा में प्रश्नों का भी उत्तर दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी गढ़वाली बोली भाषा है जी और जो संस्कृति है, उसको दिखाना एक अपने आप में बड़ी जी 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 सौभाग्य की भी बात है। जी लेखन के क्षेत्र में आप इतने वर्षों से हैं, जी। तो अगर आपसे ये कहें कि आपको अपनी पूरी लेखन की यात्रा को एक शब्द में डिफाइन करना हो, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल। क्या है लेखन आपके लिए? मेरे लिए लेखन एक अक्षर भी, मेरे लिए जैसे सांसों का आना जाना, वो मेरे एक एक अक्षर मायने रखता है। और सांसों का आना जाना, आप सोच सकते हैं कि हमें प्रकृति देती है सांसों का आना जाना। अगर हमारी हवा बंद हो गई तो हम सांस नहीं ले सकते, यदि हमारी नदियां बहना बंद कर दे तो हम पानी नहीं पी सकते, यदि हमारे चट्टाने ना हो तो हम घर मकान जो भी हमारा ये बड़े बड़े भवन तैयार हो रहे हैं वो नहीं हो सकता, यदि हमारे वन लताएं पेड़ पौधे ना हो तो हम वो शुद्ध हवा का, ठंडी हवा का कैसे स्पर्श महसूस कर सकते हैं कि आज कहीं बादल ने बारिश करी और पेड़ों में बारिश गिरी और वो छनती हुई खुशबू हम तक आ गई। धराली आपदा पे भी आपने कुछ लेख लिखा है, सोशल मीडिया पे भी मैंने आपके काफी लेख मेरा हर सब्जेक्ट मेरे इन काव्य संग्रह में समाहित है। हर सब्जेक्ट, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे केदारनाथ जी का जब विपदा आई थी उस समय हो, चाहे कहीं भी कोई दुर्घटना होती है या खुशी की होती है, कुछ भी होती है, वो खबरों की भांति यहाँ बिछ जाती है हृदय में। तो मेरा जो है, मैं सोचती हूँ कि प्रकृति का सानिध्य मेरी लेखनी है और प्रकृति के ही सानिध्य में मेरी हर रचना जन्म लेती है, क्योंकि प्रकृति में सारी घटनाएं घटती हैं, प्रकृति में सारी खुशियाँ मिलती हैं। इतने बड़े कोरोना काल में इतने जाने गईं और वक्त बेवक्त पे जाने जाती रहीं, तो इस प्रकृति ने उनको अपनी कोख में एक एक को छुपाया। हम इंसान एक दूसरे से मुंह मोड़कर दूरी बनाने लग गए थे, पर धरती ने अपनी सारी
हृदय की उन अस्थि पंजरों को खोल दिया जहाँ की उन दुखित मनुष्यों का अंतिम संस्कार मानो धरती ने स्वयं किया। तो मेरी लेखनी और मैं सोचती हूँ कि सभी का जीवन आधार प्रकृति है, जो धरती है, इसकी जो गरिमा है, इसकी जो ऊष्मा है और इसकी जो इस पर जो सब चीज़ें उगी हुई हैं, जहाँ हम बैठे हैं हम धरती पर ही बैठे हैं। तो इस धरती ने मुझे खूब खूब प्यार दिया और इतना प्यार दिया कि अगर कहीं घटित कुछ घटना होती है सभी दुखी हो जाते, सब दुखी हो जाते, पर प्रकृति कहीं ना कहीं से फिर ऐसा सामंजस्य, ऐसी खूबसूरती को ला करके खड़ा कर देती है कि मनुष्य स्वतः ही उठ जाता है। मेरी किताबों में, मेरे संग्रहों में मेरे जीवन के दर्द भी हैं और मेरे जीवन की खुशी के जो पल होंगे शायद वो कम होंगे, पर मैंने निराशा को खुशी में बदला है अपनी लेखनी में। महसूस किया है, आंसू गिरे हैं हमेशा, पर आंसुओं को मैंने अमृत की तरह, गंगा माँ के पावन जल की तरह मैंने इनमें धो डाली हैं वो सब विषमताएं, कलुषित भावनाएं, सब ऐसा है। महिलाओं के लिए लेखन जी। जब हम बात करते हैं तो पहाड़ से देखिए हम की छोटी जगह से एक महिला निकलती है और इतनी बड़ी राइटर बनती है कि सब आज जानते हैं उन्हें। या अन्य महिलाओं की भी बात करें तो महिलाओं के लिए लेखन को आप कैसे देखती हैं? क्या बदलाव आया है पहले से अब तक? बदलाव तो इतना अच्छा खूबसूरत बदलाव है ना, या तो कह सकते हैं कि सड़कों का आना जाना, एक दूसरे देशों से परदेशों से आना जाना, एक दूसरी गतिविधियों से जो हमारे आने जाने वाले लोग होते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि उनके आने से भी और उसके बाद प्रकृति के साथ जो उन महिलाओं का सामंजस्य रहा है शुरू से। हमारी गौरा देवी इतनी बड़ी, मैंने उस गौरा देवी जी के रोल को भी, उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला था। मैंने FRI सिल्वर जुबली में गौरा देवी के प्रस्तुतिकरण पर अपनी ही लिखी रचना से मैंने वहाँ पर FRI में प्रस्तुति दी थी, मुझे उसमें भी फर्स्ट इनाम मिला था। तो 2 लाइन हमें भी यहाँ सुना दीजिएगा। निकाटो निकाटो चुछो हमारा पहाड़ा, निकाटो निकाटो चुछो हमारा जंगला, ये मेरा मैता की छिछैला, ये मेरी मैता की छिछैला, निकाटो निकाटो चुछो हरा हरा डाला, निकाटो निकाटो चुछो हरा हरा डाला, ये मेरा मैता का छिछैला, मेरा मैता की छिछैला, निकाटो निकाटो भूला हैरा हैरा डाला, निकाटो निकाटो भूला हैरा हैरा डाला, ये दिपतों का थान, ये दिपतों का थान छीना हैरा हैरा डाला, ये दिपतों की थान छीन हैरा हैरा डाला, चुछो छैल मोड़ बैठो, चुचो छैल मोड़ बैठो, निकाटो निकाटो चुचो हैरा हैरा डाला। उन्होंने कैसे लिपटे होंगी वो, हम तो कुछ शब्दों से कह पा रहे हैं उनकी तड़फन ना, मैंने कहा उनकी तड़फन बटोरा है उन्होंने, उससे मशाल बनाई। कोई आपकी लिखी ऐसी कविता जिसके साथ आपकी कोई याद जुड़ी हो, आपने कोई रियल इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिस पे आपने लिखा हो हाल फिलहाल में? मेरी सारी कविताएं ऐसी हैं, मैं थोड़ा सा, मुझे याद तो है मेरी निकट की जो, ऐसी सुनाऊं आपको? बिल्कुल। मेरा जैसे निकट का एक तो वही बेटा एक्सीडेंट वाला है, पर उसके दर्द की जो मिठास मेरे पास होती है ना, वो दर्द, और उसके बाद जैसे बच्चे दूर चले जाते हैं तो क्या तड़पन होती है, मैं उसको ज़रूर सुनाऊंगी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कोई कहता आंसू गिर जाते हैं या आंसू बह गए तो मन हल्का हो गया, पर मैं कहती हूँ आंसू तड़पते हैं। और कैसे तड़पते हैं, मैं इन 2-4 पंक्तियों में आपको सुनाने की कोशिश भूल भी गई क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे। शाम ढलने लगी, शाम ढलने लगी, याद आने लगी, शाम ढलने लगी,
याद आने लगी, शाम ढलने लगी, याद आने लगी। अब तो दिन का सूरज कहीं जाके छिपने लगा, अब तो दिन का सूरज भी जाके कहीं छिपने लगा, छिपने लगा। तेरी यादों का पलड़ा यूं ही दिल सजा, तेरी यादों का पलड़ा यूं ही दिल सजा। शाम ढलने लगी, याद आने लगी। बहुत खूब मैम। धन्यवाद। और ये आपने प्रेम पर आधारित भी कई कविताएं लिखी हैं, जी, तो कुछ 2 लाइनें हमें उसकी भी सुना दीजिए। प्रेम पर मेरी जो रचना है अभी हाल फिलहाल की लिखी हुई है ये, जी तो ये इस तरह से है, शायद दर्शकों को पसंद आए बिल्कुल। और आपको भी। तेरी याद ने इतना मुझे तड़पाया, तेरी याद ने इतना मुझे तड़पाया, द्वार पर निहारा करती हूँ रात दिन में, तेरी याद ने इतना मुझे तड़पाया, द्वार पर निहारा करती हूँ रात दिन में। दिन का है ताप बड़ा, दिन का है ताप बड़ा, मुख में पसीना बहा, दिन का है ताप बड़ा, मुख में पसीना बहा। प्रिया क्या तुम्हें, प्रिया क्या तुम्हें हिचकियां सताती नहीं हैं, दिन का है ताप बड़ा, मुख में पसीना बहा, प्रिया क्या तुम्हें हिचकियां सताती नहीं हैं। आस लिए बोल रही, आस लिए बोल रही, गीत संदेशा भेज रही, आस बन बोल रही, गीत बन संदेशा भेज रही। आओगे तो नेक में सजाऊंगी प्रिया तुम्हें, आओगे तो नेक में सजाऊंगी प्रिया तुम्हें, तुम में समाऊंगी मैं, तुम में समाऊंगी, तुम में समाऊंगी मैं, तुम में समाऊंगी। द्वार पर निहारा, द्वार पर निहारा करती हूँ रात दिन में, तेरी याद ने, तेरी याद ने इतना मुझे तड़पाया। अच्छा, प्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो आजकल के यूथ के लिए अगर हम सजेस्ट करें कि आप कौन सी किताबें सजेस्ट करना चाहेंगी कि उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए? यूथ, आजकल हमारा यूथ जो है वो अपने आप में सक्षम है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि रोज दिनचर्या में तमाम बच्चे मिलते हैं, कभी हम शहर की तरफ जा रहे हैं या कभी हम यूं ही ऑटो में बैठ गए या विक्रम में बैठ गए, तो तमाम बच्चे साथ साथ हो लेते हैं। ट्यूशन भी जाते हैं, तो कोई कॉलेज भी जाता है, तो कोई अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है, तो उसमें अक्सर बच्चे जब बातें करते रहते हैं तो उनके एक हमेशा चिंतन और समस्या उनके साथ होती है कि हाँ, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, हमें कौन से बुक स्टॉल पे जाना है, वहाँ हमें अपने रोजगार के लिए भी और अपने जीवन के और अन्य उद्देश्यों के लिए भी उन पुस्तकों जरूर खरीदना है। मुझे पुस्तकों का नाम पता नहीं है, पर उन बच्चों की जो जिज्ञासा है, लगता है कि हमारे ये बच्चे स्वयं में अपने जीवन के लिए, पहले होता था कि वातावरण हमें नहीं मिल पाता था बाहर जाने का इतना, हम इस कॉलेज तक जाते थे, कॉलेज से घर आते थे, फिर हम अपने ही वातावरण में सिमट कर रह जाते थे जो हमारा परिवेश होता था। अब बच्चा, हर एक बच्चा, हमारे बालक बालिकाएं, वो अपने लिए निरंतर एक सुंदर बाढ़ रहे हैं। और आज आप खुद ही इतने बड़े बड़ी पदों पर स्थिति आप दे रहे हैं समाज के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या सकती है। लिए बोलूं कि आप हमारे यूथ हैं और आप अपनी ये कर्तव्य निष्ठा को किस तरह से निभा रही हैं, तो मैं आपको क्या सुझाव दे सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सकती, बल्कि आपसे मैं बटोर कर ले जाना चाहती हूँ। तो आप अब और किन किताबों पर काम कर रही हैं? क्या लिख रही हैं अब आजकल आप? मैं लिखना मेरा रोज का, जैसे कहते हैं ना कि सुबह रोज सूरज उगते हैं और फिर सूरज छिपते हैं, तो मेरा ये अपना जो समय मेरा होता है
उसमें से मेरा उस भोर का प्रथम, जैसे कहते हैं बिनसर, जब रात का जाना होता है, भोर का आना होता है, उस समय मैं रोज़ अपने कविता को अपनी डायरी में उतारती हूँ। और लगभग मेरी करीबन 365 दिन होते हैं साल के, तो मैं लगातार 19 से तो लगातार ही मैं पोयम लिख रही हूँ। और मेरी काफ़ी संकलन इकट्ठा हो चुका है, उसको मैं अति शीघ्र प्रकाशित करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा निरंतर की गति मुझे एक पुस्तक के रूप में मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अपने समाज को दे पाऊँ। कहानियों की तरफ झुकाव नहीं आया? मेरी कहानियाँ मैंने लिखी हैं, कहानियों में मैंने जल्दी से मैं कहानी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि बहुत सी छोटी बातों में हमारी कविता बहुत कुछ कह जाती है। कहानी का एक बहुत बड़ा धरातल चाहिए, उसमें फिर हमें तन्मयता से हर एक पात्र के चरित्र को या हर एक दृश्य को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ही है। और कविता में क्या है कि हमने अंतर्मन ने स्वीकारा, अंतर्मन ने हमें हिलाया और अंतर्मन ने हमें वो सागर की लहरें बना करके इस डायरी में उतारने के लिए कह दिया। हम फिर मैं कविता की तरफ मेरा झुकाव है। मैं सोचती हूँ मेरी जो विधा है काव्य, मैं उसी पर डटी रहूँ, जब तक लिख सकती हूँ, जब तक सोच सकती हूँ। बहुत खूब, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कमलेश्वरी मिश्रा जी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।